हमारा ग्रह पृथ्वी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का एक अद्भुत नमूना है। ये सिस्टम्स एक डेलिकेट बैलेंस में साथ मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स क्लॉक की तरह। एक क्लॉक के कॉग्स और गियर्स के बारे में सोचो। हर एक टाइम कीपिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे प्लैनेट की हेल्थ और हमारा एग्जिस्टेंस सुनिश्चित होता है। 4 मेन सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे: द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर, द बायोस्फीयर और द जियोस्फीयर। द एटमॉस्फेयर वो हवा है जो हम ब्रीथ करते हैं, हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। द हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है, विशाल ओशन से लेकर छोटी छोटी स्ट्रीम्स तक। द बायोस्फीयर सभी लिविंग थिंग्स का क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे ट्रीज से लेकर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया तक। अंत में द जियोस्फीयर हमारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन है, जिसमें रॉक्स, माउंटेन्स और पृथ्वी का कोर शामिल है। हमारे ऊपर हमारे प्लैनेट को ढके हुए द एटमॉस्फेयर है। गैसेस की यह इनविजिबल लेयर पृथ्वी पर जीवन के लिए एसेंशियल है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है और पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। द एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैसें कम मात्रा में होती हैं। ये गैसेस मिलकर वो कंडीशंस बनाते हैं जिनकी हमें सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। ऑक्सीजन जानवरों के सांस लेने के लिए वाइटल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। द एटमॉस्फेयर लेयर्स में बंटा हुआ है, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पृथ्वी के सबसे करीब की लेयर, जहां हम रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। यहीं पर मौसम बनता है, अपने बादलों, बारिश और हवा के साथ। पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का 70% से अधिक हिस्सा विशाल ओशन से ढका हुआ है। द हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है, जिसमें ओशंस, लेक्स, रिवर्स, आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर शामिल है। पानी सभी जीवन के लिए एसेंशियल है। महासागर सूर्य से भारी मात्रा में गर्मी को अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं, टेम्परेचर स्विंग्स को कम करते हैं और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। महासागर लगातार गति में है, जो हवाओं, पानी के डेंसिटी में अंतर और पृथ्वी के रोटेशन से संचालित होते हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसी महासागरीय धाराएं ट्रॉपिक्स से पोल्स की ओर गर्मी का ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिससे पूरे ग्लोब में क्लाइमेट पैटर्न्स प्रभावित होते हैं। नदियां और झीलें पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए मीठा पानी प्रदान करती हैं। द क्रायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर का जमे हुए हिस्सा, जिसमें ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और समुद्री बर्फ शामिल हैं। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, क्रायोस्फीयर सिकुड़ रहा है, जिसका सी लेवल और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस है। द बायोस्फीयर पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स का क्षेत्र है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक। इसमें हमारे ग्रह के सभी इकोसिस्टम्स शामिल हैं, हरे भरे वर्षावनों से लेकर बंजर रेगिस्तानों तक। जीवन अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है, दुनिया के हर कोने में लाखों प्रजातियां रहती है। प्रत्येक प्रजाति अपने इकोसिस्टम में एक यूनिक रोल निभाती है, अन्य जीवों और भौतिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। ये इंटरैक्शंस जीवन का एक जटिल वेब बनाते हैं, जो बायोस्फीयर को सस्टेन करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो अन्य जीवन रूपों का समर्थन करते हैं। जानवर पौधों या अन्य जानवरों का सेवन करते हैं, इकोसिस्टम के माध्यम से ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं। डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई मृत जीवों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लौटाते हैं ताकि उनका फिर से उपयोग किया जा सके। भाग 5, हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी का भूमंडल। हरे भरे परिदृश्यों और विशाल महासागरों के नीचे भूमंडल जियोस्फीयर है, ठोस पृथ्वी जो सभी जीवन का समर्थन करती है। इस डायनामिक सिस्टम में चट्टानें, खनिज, पहाड़, ज्वालामुखी और पृथ्वी का कोर शामिल है। पृथ्वी के भीतर गहराई से शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार में भूमंडल लगातार बदल रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की क्रस्टल प्लेट्स की धीमी गति, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ने आज हम जो महाद्वीप और महासागर देखते हैं, उन्हें आकार दिया है।
भूमंडल हमें खनिज, फॉसिल फ्यूल्स और उपजाऊ मिट्टी सहित आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह कार्बन साइकिल को प्रभावित करके पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 6 कार्बन चक्र एक ग्लोबल कनेक्शन। कार्बन पृथ्वी पर जीवन की रीढ़ है। यह सभी जीवित जीवों में मौजूद है और यह कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल नामक एक जटिल नृत्य में वातावरण, महासागरों, जीवमंडल और भूमंडल के माध्यम से चक्रित होता है। कार्बन चक्र में पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा के लिए शर्करा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ इसका उपयोग करते हैं। उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जानवर पौधों या अन्य जानवरों का सेवन करके कार्बन प्राप्त करते हैं। फिर वे श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। डिकम्पोजर्स मृत जीवों को तोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। भाग 7 पानी की यात्रा, जीवन का एक चक्र। पानी हमारे ग्रह के चारों ओर लगातार घूम रहा है, महासागरों से लेकर वातावरण तक, जमीन तक और वापस फिर से। यह चक्र सूर्य की ऊर्जा से संचालित होता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यात्रा की शुरुआत वाष्पीकरण, इवेपोरेशन से होती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी तरल पानी को जल वाष्प में बदल देती है। जैसे ही जल वाष्प ऊपर उठता है, यह ठंडा होता है और संघनित, कंडेंस हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं, तो ये वर्षा, प्रेसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी पर वापस गिर जाती है। वर्षा सतह पर रन ऑफ के रूप में बह सकती है, नदियों और महासागरों को फिर से भर सकती है। भाग 8 हवा और पानी का नृत्य, मौसम और जलवायु। मौसम, वेदर, किसी विशिष्ट स्थान पर अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियों को संदर्भित करता है, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति और बादल का आवरण। दूसरी ओर जलवायु, क्लाइमेट, कई वर्षों में किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक औसत मौसम के पैटर्न का वर्णन करती है। मौसम और जलवायु दोनों वायुमंडल और जलमंडल के बीच जटिल अंतःक्रियाओं से संचालित होते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह का असमान तापमान में अंतर पैदा करता है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण को गति देता है। गर्म हवा भूमध्य रेखा पर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनते हैं, जबकि ठंडी हवा ध्रुवों पर डूब जाती है, जिससे उच्च दाब वाले क्षेत्र बनते हैं। वायु राशियों की यह गति हवा के पैटर्न बनाती है, जो दुनिया भर में गर्मी और नमी वितरित करते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने में महासागरीय धाराएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर गर्मी का परिवहन करती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में तापमान मातदल रहता है। भाग 9 मानव प्रभाव, एक लहर प्रभाव। मानवीय गतिविधियां पृथ्वी के इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को तेजी से प्रभावित कर रही हैं, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हुए। जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई से प्रेरित है। ये गैसें वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन जलवायु परिवर्तन में एक और प्रमुख युगोतक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जंगलों की कटाई से यह कार्बन वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। औद्योगिक गतिविधियों और कृषि से होने वाला प्रदूषण पृथ्वी के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। भाग 10 कार्रवाई का आह्वान, हमारे परस्पर जुड़े ग्रह की रक्षा। सबूत स्पष्ट हैं। मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व दर से पृथ्वी के इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को बदल रही है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं, जो ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए खतरा है। अभी कार्य करने का समय है। हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाहिए और सौर, पवन और भूतापीय जैसे स्वच्छ, रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और स्थायी भूमि प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो जैव विविधता का संरक्षण करें और कार्बन भंडारण को बढ़ाएं। अपने उपभोग पैटर्न को कम करना महत्वपूर्ण है। कम खपत करके और स्थायी रूप से उत्पादित उत्पादों का चयन करके हम अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराने वाली नीतियों का समर्थन करना प्रणालीगत परिवर्तन को चलाने के लिए आवश्यक है।